पंचायत में बीजेपी का परचम। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा था, जिसमें बीजेपी को बम्पर जीत मिली है और सपा का सूपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस का तो चुनाव में खाता भी नहीं खुला। एक तरह से कहें तो यूपी में एक बार फिर भगवा हर तरफ दिखा है। क्या कहते हैं चुनाव पंचायत के नतीजे, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजे आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को 75 में से 67 सीटों पर जीत मिली है। जिला पंचायत अध्यक्ष की 53 सीटों के लिए आज चुनाव हुए। आज जिन 53 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने के लिए वोटिंग हुई, उनमें से एटा, संत कबीरनगर, आजमगढ़, बलिया, बागपत, जौनपुर और प्रतापगढ़ को छोड़कर सभी जिलों में बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत मिली है। सपा के उम्मीदवारों ने एटा, बलिया, संत कबीरनगर, आजमगढ़ में जीत हासिल की है। जौनपुर में निर्दल, बागपत में राष्ट्रीय लोक दल और प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल के उम्मीदवार की जीत हुई है। इससे पहले 22 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन हुआ था, जिसमें 21 पर बीजेपी और इटावा की सीट पर सपा के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय और समाजवादी पार्टी की करारी पराजय के कारण से मुझे तो बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि एक बार फिर से अहंकार हारा है, गुंडागर्दी हारी है, जंगल राज लाने वाले हारे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली है। आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा और जनप्रतिनिधियों का संपूर्ण सहयोग, जिस प्रकार ताकत लगाकर और पूरा संपूर्ण कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार ताकत लगाकर जीत दर्ज किया है, वास्तव में बधाई देना चाहता हूं। इस तरह से 67 जिलों में बीजेपी, 5 जिलों में सपा, एक सीट पर जनसत्ता दल, राष्ट्रीय लोक दल और एक सीट पर निर्दलीय को जीत मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का श्रेय पीएम मोदी की लोक कल्याणकारी नीतियों को देते हुए ट्वीट किया। सीएम ने लिखा कि यह प्रदेश में स्थापित सुशासन के प्रति जनता के विश्वास को दर्शाता है। सीएम योगी ने विजयी उम्मीदवारों को उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि आप सबकी यह जीत पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक मजबूती देगी। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की आरती रावत को 14 वोट मिले और वो विजयी रही। जौनपुर में बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला रेड्डी विजयी रही। श्री कला रेड्डी को 43 वोट मिले। पति श्री धनंजय सिंह जी ने इस क्षेत्र के लिए बहुत काम किए हैं और गरीबों के लिए भी सब कष्ट में भी खड़ा रहते थे और खिलाइए मत सर। सब वोटर्स, मेरे परिवार लोगों को सबको धन्यवाद देना है। बीजेपी से बगावत कर चुनाव मैदान में उतरी निर्दलीय प्रत्याशी नीलम सिंह 28 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रही। भले ही चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष का रहा हो, लेकिन 2022 से पहले बीजेपी को मिली बम्पर जीत किसी संजीवनी से कम नहीं है और विरोधियों के लिए किसी टेंशन से कम नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जो करना था वो सारी पार्टियों ने किया। आरोप प्रत्यारोप आखिरी दौर तक लगते रहे कि पुलिस ने कहीं पर अगवा कर लिया प्रत्याशी को, ये सपा की तरफ से आरोप लगाए गए। तो कहीं मतदान नहीं डालने दिया, कहीं तुरंत एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया गया। तमाम बातें सपा की ओर से कही गई, लेकिन बीजेपी के लिए एक चीज चुभने वाली होगी, वो होगी धनंजय सिंह की जीत। जिस धनंजय सिंह पर 25,000 का इनाम घोषित हो इस सरकार में और वो भाजपा के सहयोगी दल की मदद से जौनपुर की सीट पर कब्जा कर ले, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी तो है ही। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता केसी जैन, राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी और सपा प्रवक्ता अनिल झा जुड़ गए। सबसे पहले केसी जैन जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप बहुत अच्छा चुनाव लड़े, 67 सीटें जीती आपने और जौनपुर की सीट भी मैं बीजेपी के खाते में देता हूं। 68 सीटें आप जीत गए। तो क्या माफियाओं की बैकडोर से एंट्री बीजेपी कराने को तैयार है? कि आप सामने से बीजेपी में मत आइए, लेकिन आप अपना दल, निषाद पार्टी या और कोई पार्टी आप लेके आइए और उससे टिकट लीजिए और चुनाव लड़ जाइए और जीत जाइए।
पहली बात तो ये है कि इस प्रदेश में जिस प्रकार से 75 सीटों पे और बिना किसी वाद विवाद के, बिना किसी हिंसा के जिस प्रकार से चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके लिए प्रशासन को भी और प्रदेश के जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, इसलिए लेकिन कहीं ना कहीं वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा जो और प्रतिनिधि थे उससे चुनाव लड़ा गया, इसलिए जनता को और प्रशासन को और आपको और सभी लोगों को जीत की बहुत बहुत बधाई। और देखिए, ये जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पे लगातार सपा और विपक्ष के अन्य दल आरोप लगा रहे थे कि हमारे प्रत्याशियों को किडनैप किया जा रहा है, हमारे प्रत्याशियों को चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है। लेकिन ठीक है, अगर आपके अभी तक तो जो पार्टियां ये दावा कर रही थी कि 50% से ज्यादा प्रत्याशी उनके जीते, और हम आपके साथ भी चैनल पर तमाम बार बैठे और हमने जब जब ये त्रिस्तरीय चुनाव की चर्चा हुई और ये हुआ कि ग्राम पंचायत के चुनाव और बीडीसी के और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव है, उनको कौन जीता, तो देखिए, जब ये बात आई कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीती तो ये लोग नकारने लगे कि हम जीते, क्योंकि इसमें कोई सिंबल तो था नहीं, केवल समर्थन था पार्टियों का। हम कह रहे वो हमारे समर्थक थे, विपक्षी कह रहे हमारे समर्थक थे। तभी हमने ये कहा था कि देखिए, ये तो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि वास्तव में चुने हुए जनप्रतिनिधि किसने हैं, किसके हैं, और जनता ने किस पे भरोसा दिखाया, किसको चुन करके भेजा है। अब स्पष्ट हो गया वास्तव में, क्योंकि अगर वो 50% से ज्यादा विपक्ष के लोगों के या समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से कह रही थी, कई जिले में हमने 70% जिला पंचायत सदस्य जीते, अगर 70% उनके जिला पंचायत सदस्य थे तो उनको 20-20, 22-22 जिलों में उनको प्रत्याशी को क्यों ढूंढने नहीं मिला, और प्रत्याशी मिल गया तो उनको एक भी प्रस्तावक, एक भी समर्थक नहीं। ये बिल्कुल आप सही चीज ये बता रहे हैं कि बीजेपी को नहीं मिला, माफ करिएगा, सपा को नहीं मिले प्रत्याशी। मेरा सवाल है, जौनपुर सीट आपके खाते में है ना, मैं ये मानूं आपके सहयोगी दल के खाते में, तो मतलब आपके खाते में है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जिला पंचायत सदस्य का अध्यक्ष का जो चुनाव था, इसमें अभी सहयोगी दलों के साथ कोई गठबंधन करके हम चुनाव नहीं लड़े थे। और आप देखिए कि एक सीट पे समाजवादी पार्टी भी निर्विरोध तरीके से जीती है। तो हर जिले का अलग अलग एक आंकड़ा था। अगर जौनपुर से धनंजय की वाइफ जीती है तो उनको भी बधाई, क्योंकि उनकी वाइफ क्राइम में नहीं है। अगर उनके ऊपर इनाम है तो उनके ऊपर मुकदमे चल रहे। अच्छा, मैं आपको रोकना चाहूंगा केसी जैन जी, यहीं पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। कुलदीप सिंह सेंगर की वाइफ भी कोई उनके ऊपर क्राइम नहीं था, टिकट क्यों काटा आपकी पार्टी ने? आपकी पार्टी ने टिकट क्यों काट दिया उनका? तो उनकी वाइफ ने कौन सा क्राइम किया था? बिल्कुल, देखिए विशाल जी, पहली बात तो ये है कि ये पार्टीगत निर्णय होता है और पार्टी को नहीं लगा कि वो जीत पाएंगी, शायद इसलिए टिकट कटा होगा, और अन्य जो कारण है वो तो रहे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी होता है, प्रत्याशी की छवि को देखते हुए प्रत्याशी में कितने % जीत के चांसेस है ये भी देखा जाता है, क्योंकि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उन्हीं में से जनप्रतिनिधि चुना जाता है। तो ऐसे में ये भी देखा जाता है कि कौन प्रत्याशी कहाँ पे मजबूती से चुनाव लड़ सकता है, किसके प्रति जनता के अंदर विश्वास है, क्या चीजें, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके टिकट दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से 67 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी में जनता ने विश्वास जताया है, और ये उनके कामों का ही परिणाम है। जिस प्रकार से लंबे समय से तुष्टीकरण की राजनीति विपक्षी दल कर रहे थे, अब विपक्षी दल जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण तो कर नहीं पा रहे हैं। आज के समय में सीए को लेकर के वो मैदान में दिखाई दिए। कहा सीए को लेकर के जितने लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जितने लोगों ने बमबारी की, जितने लोगों ने पत्थर चलाए, जितने लोगों ने कैमरे तोड़े, सबके मुकदमे हम वापस लेंगे। उसके बाद में भी आप सोचते हैं ये कि जनता उन पे विश्वास करेगी, उस पार्टी पे विश्वास करेगी जो तुष्टीकरण की राजनीति करती रही। पहले क्या होता था, मुख्यमंत्री आवास में केवल रोज और रोज रोजा इफ्तार की पार्टियां हुआ करती थी। आज क्या है, आज सर्वधर्म संभाव के साथ उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं। हार हो गई है, कहीं पर अपना किला तक नहीं बचा पाया। अनिल झा हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अनिल झा, अब आपका क्या रिएक्शन है? बड़ी बातें जरूर कही अखिलेश यादव ने, वर्क फ्रॉम होम चलता रहा उनका, ट्वीट होते रहे बराबर, धरातल पर उतरे नहीं, नतीजा आपके सामने है। विशाल जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जी, मेरा आप ही से सवाल है।
विशाल जी, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी, सारे 75 जिले के जो हमारे डीएम साहब हैं, कप्तान साहब हैं, और योगी जी को बहुत बहुत बधाई कि सभी की कुर्सी बच गई। जिस जद्दोजहद में, जिस जनता के मत के द्वारा पंचायत चुनाव हुआ था और आपके चुनाव आयोग द्वारा और आप सभी मीडिया के द्वारा जब जीत की सीटें निर्धारित की गई और उसका डिक्लेयर किया गया, तो 838 सीटें समाजवादी पार्टी को, 753 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 376 सीटें कांग्रेस को, 381-83 सीटें बसपा को, और कम से कम 250-300 सीटें आम आदमी पार्टी को भी मिली थी। इसके बाद 900 के 800 निर्दलीय थे जो भारतीय जनता पार्टी से बागी करके लड़े थे, जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीते थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अभी हमारे कैसी जैन साहब बड़ी लंबी लंबी बातें करते, जनता का आशीर्वाद, जनता के द्वारा आशीर्वाद। तो जनता का आशीर्वाद तो पंचायत चुनाव में पंचायत सदस्यों को मिल गया जिनको जितना मिलना था। अब रही बात जिला पंचायत अध्यक्षों की, तो इसने पूरी दुनिया ने देखी है, आप लोग मीडिया के पत्रकार हैं, आप लोगों ने देखा है, कवर किया है, कहां क्या हुआ है। मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि अभी आप पलट के पूछेंगे तो हर सरकार में होती है, तो बिल्कुल सही बात है, हर सरकार में होती है। बट किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ कि अगर किसी पंचायत सदस्य के वोट नहीं दोगे भारतीय जनता पार्टी को, तुम्हारे घर खोद डालेंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम अगर वोट नहीं दोगे तुम्हें थाने में बंद कर देंगे, तुम्हें नजर बंद कर देंगे। मैं उन्नाव में था आज दिन भर, उन्नाव में हमारे रावत जी एक हैं, उनको आज वोट नहीं गिराने दिया, उनको नजरबंद कर लिया गया लखनऊ के डीएम के द्वारा। जो हमारी प्रत्याशी थी उनको नजरबंद कर लिया गया और किसी हेल्पर के माध्यम से वोटिंग कराई गई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन सभी को बहुत बहुत बधाई। जनता जिनको वोट देना था, जनता को जहां वोट करना था, जनता कर चुकी है सुशासन के नाम पे। योगी जी ने इतना अच्छा सुशासन दिया, तभी तो जनता ने इनको 750 दिया और सपा को 838 सीटें दी थी। अब रही बात, मैं केशव प्रसाद मौर्य जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा था गुंडा। जिस मुख्यमंत्री और जिस उप मुख्यमंत्री के ऊपर 52 से 55 मुकदमे हो और वो दूसरों को गुंडा कहे, तो बड़ा ही शर्म की बात है। ऐसे नेताओं को कम से कम अपने गिरेवान में झांकने चाहिए। कहावत है, जिनके खुद के घर शीशे को दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारा करते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आने वाला समय, अभी इन्होंने जीता है, मैं इनको बधाई देता हूं। और जो भी प्रत्याशी जीते हैं, चाहे हमारे दल के हो चाहे दल के हो, सभी को बहुत बहुत बधाई है। ये लोग काम करें, और 6-7 महीना भी रह गया, योगी जी अभी सुशासन का काम करें बहुत जल्दी का। बट एक चीज बहुत अच्छा हुआ है इसमें कि योगी जी की जो कुर्सी खतरे में थी, जो उनका टेस्ट था, वो टेस्ट योगी जी पास कर गए हैं और योगी जी की कुर्सी में अब कोई खतरा नहीं है। आने वाला चुनाव योगी जी के नेतृत्व में शायद भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, नहीं लड़ेगी उनको तय करना है, लेकिन हम लोग तैयार हैं। पंचायत चुनाव हो गया, जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया। अब 2022 फरवरी मार्च जब भी चुनाव होगा, जनता के बीच हम लोग जाएंगे। आपने कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्विटर खेलते हैं, तो आपको भी पता है विशाल जी, कोरोना काल है, जैसे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निकलते हैं घर के बाहर पुलिस लग जाती है। अरे वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब कोई महकमा, कोई मंत्री अगर लखनऊ से कानपुर आता है या कानपुर लखनऊ से कहीं और जाता है, एक छोटे से छोटे समाजवादी कार्यकर्ता के घर में उसको नजरबंद कर दिया जाता है। 4-4 जीपें पुलिस की खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं निकल के आप धरना प्रदर्शन न करें। तो ये युग आ गया है, थोड़ा परिवर्तन हुआ है, काला इतिहास लिखा जा रहा है। समय आएगा, मकूब जवाब दी जाएगी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। समय बहुत बलवान होता है विशाल जी, ईंट का जवाब पत्थर। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी भी जुड़े। संदीप जी, दोनों पक्षों को आपने सुना। 2022 का सेमीफाइनल माना जा रहा था जिला पंचायत अध्यक्षी का चुनाव, और यहां पर अगर इसकी बात की जाए तो 67 सीटें जीत चुकी है भारतीय जनता पार्टी। तो वो चीजें क्लियर हैं कि अभी जितनी बातें कही जा रही थी बड़ी बुराई है भाजपा की, वो कहीं दिखी नहीं है। संदीप जी, जिस तरीके से ये चुनाव था, ये चीजें पहले से दिखाई दे रही थी और हर पार्टी का मकसद था जो भी चुनावी मैदान में थी कि बाय हुक बाय कुक ये चुनाव जीतना है, क्योंकि ये चुनाव एक माहौल क्रिएट करेगा विधानसभा चुनाव का। इसलिए योगी जी पर भी प्रेशर था, भारतीय जनता पार्टी पर भी प्रेशर था, और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी जो आज की तारीख में 2nd नंबर पर स्टैंड करती है उत्तर प्रदेश के अंदर, बाकी बसपा भी उसके पीछे चली जाती है, कांग्रेस भी पीछे चली जाती है, दूसरे छोटे दल भी पीछे चली जाते हैं, तो उन्हें भी परफॉर्म करने का पूरा मौका था और उन्होंने एडी चोटी का जोर लगाया। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी, चाहे आप उसको शासन प्रशासन का इस्तेमाल कहिए, तो भी भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब हुई है। और जो एक मैसेज गया है प्रदेश के अंदर, वो एक तरफा सुपड़ा साफ करने वाला गया है। तो इससे मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, भारतीय जनता पार्टी में एक बल मिलेगा उनको, वो संगठित होंगे और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है वो पूरी ताकत से लड़ेंगे।
बिल्कुल, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से पंचायत में बीजेपी का परचम आया है, समाजवादी पार्टी के अभेद किलों को भी भारतीय जनता पार्टी ने भेद दिया है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक विनोद चमोली जी, यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता प्रकाश पीसी थपजाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सरकार नहीं लड़ती है, हमारे यहाँ संगठन चुनाव लड़ता है। आंदोलन की जो अवधारणा थी प्रगति राज्य की, उसका जन्मदाता क्यों थी यूकेडी? तीसरी लहर के बारे में क्योंकि पहले से ही काफी चर्चाएं हो रही हैं, तो हम लोगों को उस तरह की तैयारियां भी हैं। आगे कांटे बोए गए और उन कांटों को सहते हुए हमने ऐसा संघर्ष किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम लोग बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव में बीजेपी का परचम। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। केसी जैन बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अनिल झा सपा से जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ संदीप चौधरी भी जुड़े हुए हैं। केसी जैन जी, अंत भला तो सब भला, अब आप चुनाव जीत गए हैं, अब आप 2022 की तैयारियों में लग जाएंगे। लगातार चिंतन शिविर का आयोजन होता जा रहा है, कार्य समिति की बैठकें अब होंगी, लेकिन एक सवाल अभी भी है कि वो जो जनता का चुनाव हुआ ना, वहां पर 838 सीटें आई थी सपा की, वहां पर अभी आपको मेहनत करनी है। विशाल जी, हम आपसे अभी आपके जो पहले स्टेट में हमने बात रखी, वो यही बात रखी कि देखिए बहुत सारे हमारे ऐसे प्रतिनिधि थे जो कि अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि नहीं कह रहे थे। वो एक रणनीति के तहत वो लोग अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं कह रहे थे, जिससे कि जो अन्य दलों का भी विचारधारा का भी वोट है, ये एक रणनीति होती है, मुझको इसको कहने में कोई गुरेज भी नहीं है। और वो लोग भी जीत करके आए, लेकिन जो इसमें आंकड़ा था, इसमें कहीं पर भी उन प्रत्याशियों को नहीं जोड़ा जा रहा था। और जबकि हमारी संख्या 700-750 नहीं बल्कि 1750 संख्या हमारी रही। और यही कारण ये है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हम इस तरीके की जीत हासिल कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये, अगर समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है, हमारे साथी अनिल झा साहब बैठे हैं, कह रहे हैं हमारे प्रत्याशियों को निकलने नहीं दिया गया, हमारे प्रत्याशियों को नामांकन नहीं करने दिया गया, तो एक जगह पे तो एक आपका प्रत्याशी निर्विरोध हुआ है, वो कैसे हो गया? दूसरी बात ये कि बाकी जो आपने 54 सीटों पे नामांकन किया, वो कहां से किया, वहां आप कहां चुनाव कैसे लड़े? चलिए ठीक है, 21 सीटों पे हम निर्विरोध चुनाव जीत गए, वो अलग बात है कि आपको प्रत्याशी ढूंढने नहीं मिले, और जहां प्रत्याशी ढूंढने मिले वहां आपको प्रस्तावक और समर्थक नहीं मिले। यही कारण रहा कि श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी ही पार्टी के 11 जिले अध्यक्षों को उनको उनके पद से उनको पदच्युत कर दिया। क्यों पदच्युत कर दिया? अगर उनकी गलती नहीं थी, उनकी कमी नहीं थी, तो तमाम जगहों पे इन्होंने फॉर्म गलत भरे और तमाम जगहों पे इनको प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं मिले। कई जगहों के स्थानीय पेपरों में इनके जो अतुल प्रधान हैं, जो किसी इनके विंग के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो और तमाम जगह के तमाम एमएलसी ही इनके प्रत्याशियों का विरोध कर रहे थे। तो जिस पार्टी में इतनी अंतर्कलह हो, वो पार्टी जीत का ख्वाब देख रही है, ऐसा कैसे संभव हो जाएगा? वो प्रत्याशी करे, एमएलसी साहब करे सपा के ही कि हमारे प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया अखिलेश जी ने, हम तो इसको हरा देंगे, ताकत दिखा देंगे कि हम कैसे।
हमारे जिले का मामला है, मैं यहाँ से एमएलसी हूँ। जब इस तरीके के गुरूर और घमंड इनके एक एक एमएलसी और एक एक जो इनके तमाम सारे उसके अध्यक्ष रहे विंग के, जब उनके अंदर इस तरीके का गुबारा बिल्कुल, इसका जवाब लेते हैं अनिल जी से, इसका जवाब लेते हैं। अनिल जी, आप उन्नाव में आज सारा दिन थे, जैसा आपने बताया, वहां पर मालती रावत सपा से प्रत्याशी थी। मालती रावत ने क्या किया ये सबको पता है। उन्हें धर्मेंद्र यादव जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, सारे पदों से मुक्त कर दिया। कारण क्या था? वो तो चुनाव लड़ भी रही थी, आज वोट डालने उन्होंने बताते हैं कि शकुन सिंह के उसमें उन्होंने सरेंडर कर दिया था। ऐसी खबर है, मुझे पुख्ता जानकारी नहीं, लेकिन ऐसी खबर है कि उन्होंने शकुन सिंह के आगे सरेंडर कर दिया था। जब इनके वहां खुद ही अंतर कलह है और ये स्वीकार करते हैं इनके अंदर ये मामला था, उनके अंदर ये जैन साहब जवाब ले लेते हैं अनिल जी का, अनिल जी का जवाब ले लेते हैं, अनिल जी का जवाब ले लेते हैं, केसी जैन जी अनिल जी का जवाब ले लेते हैं। जी अनिल जी, भाई अपना भाषण बंद करें जो पढ़ के आए हैं। उन जगहों पे आपने चुनाव कैसे, केसी जैन जी अनिल जी की बात सुन लेते हैं, उनका जवाब ले लेते हैं। अनिल जी देखिए विशाल भाई, सबसे बड़ी बात है कि अभी जैन साहब जो कह रहे हैं हमारे पद वो नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें ऐसा नहीं मिला, हमें ऐसा नहीं मिला, तो बिना ऐसे ही 54 प्रत्याशी नामांकन कर लिए, बिना प्रत्याशी घोषित किए हुए उसको टिकट मिल गया, बिना उसके घोषित हो गया। अरे जहां पे प्रशासन ने, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूं, जहां पे डीजीपी के इशारों पे, डीएम के इशारों पे, मुख्यमंत्री के इशारों पे, जहां पे, जरा सुन लो, अब सुन लो ना। अब देखो, अगर मुझको डिस्टर्ब करोगे तो हम तुम्हें डिस्टर्ब कर देंगे, अगर मुझे डिस्टर्ब करोगे तो मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा। मेरी बात है। केसी जैन जी बात पूरी हो जाने दीजिए अनिल झा जी की, फिर आप बोलिएगा। आपसे एक सवाल है, केवल एक पहले, सवाल है। पहले मैं बोल लूं तो फिर सवाल पूछ लेना, पहले बोल लूं फिर सवाल पूछ लेना। मैं तुमसे 5 सवाल पूछता हूं, तुम मुझसे 5 पूछ लो, जवाब दे देना तुम मुझे। कह रहे 54 जिलों में हमने नामांकन किया। आप इनको जरा चुप कराएंगे विशाल जी? केसी जैन जी आप शांत हो जाए तो अनिल जी की बात सुन लूं। तो मैं ये कह रहा था कि इन्होंने जो भी चीजें कही, हमें प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, हमें प्रस्तावक नहीं मिल रहा था, चलिए हमें कुछ नहीं मिल रहा था, आपको क्या मिल रहा था? मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि मैंने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को, सारे कप्तान को, सारे थाना अध्यक्ष को और 75 जिले के डीएम को बधाई देता हूं, खास करके मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई कि उनकी कुर्सी बच गई। अब मैं आता हूं आपके बात पे विशाल जी, मैं मुद्दों पे बात करता हूं और उसूलों पे बात करता हूं, मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूं। आपने मुझसे पूछा मालती रावत जी के बारे में, उनकी बारे में, अजीत सिंह के बेटे के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में, बिल्कुल सही है। देखिए, जब कोई कार्यकर्ता, मैं एक कार्यकर्ता हूं पार्टी का, मैं पार्टी के ऊपर के विचारधारा से, अपने नेता के विचारधारा से, उसूल से मैं मानता हूं, उसको फॉलो करता हूं। पार्टी मुझे अगर विश्वास करके मुझे टिकट देती है किसी चीज की, विधायकी हो, मंत्री मतलब पंचायत सदस्य हो या जिला पंचायत हो, और मैं जीत के जनता से वोट लेके आता हूं पार्टी के नाम पे, नेता के नाम पे, उसके बाद में अगर मैं बिक जाऊं तो इसमें पार्टी का और इसमें नेता का कोई दोष नहीं होता है, इसमें दोष उस व्यक्ति का होता है जो लालची होता है, और सबसे बड़ा दोष उस व्यक्ति का होता है जो उसको खरीदता है। उसको कम से कम इतनी समझ में आने चाहिए कि जिस मालती रावत का पति मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में 12 से 17, अगर उसकी पत्नी इस तरह की हरकत करती है तो जो भाजपा में गए हैं वो क्या करेंगी वहां जाके, मुझे इसके बारे में बात नहीं करना है। रही बात जिला अध्यक्षों को हटाया, बिल्कुल हटाया। आज आपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 3 हट गए आपने हटाया इससे पहले, और आज वो कल इस्तीफा दिए हैं। आप योगी जी को हटा रहे थे, तो ये सब पार्टी का एक निर्णय होता है, पार्टी के उसूलों पे, अपने उसूलों से चलती है, नेता अपने उसूलों से चलते हैं, जहां उनको फेवर, जहां उनकी तरफ उनको लगता है कि उनका काम हो रहा है वहां पर चले जाते हैं। संदीप चौधरी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। सर, आपने दोनों पक्षों को सुना, यहां पर तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन 2022 की जो तैयारी मानी जा रही है, क्या वो काफी है कि आप 67 सीटें जीत चुके हैं तो आप 2022 में परचम लहरा देंगे? इन्होंने, मैं एक 10 सेकंड दे दीजिएगा, और मैं एक बात और बता दूं, इन्होंने कहा कि हमारे एमएलसी विरोध कर प्रत्याशी को, आपको याद होगा उन्नाव में पहले कुलदीप उनको मिला जी, ये मुद्दा नहीं है, वो जिसको टिकट मिला उससे मतलब ही नहीं ना, तो जो जीत गए उन पर बात होनी। संदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैं सवाल था 67 सीटों पे जरूर बीजेपी जीती है, तो क्या 2022 का सेमीफाइनल जो माना जा रहा है, तो क्या मेहनत हो गई कि बस अब 67 सीटें जीत चुके हैं तो मेहनत कम करनी है, या मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी? अब विधायक खरीदेंगे, अब विधायक खरीदने की तैयारी देखो अनिल झा जी, आपको रोकना चाहूंगा, संदीप जी से जवाब ले लेते हैं।
देखिए विशाल जी, जिस तरीके से अभी पार्टियों ने अपनी चुनावी तैयारी कर ली है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अनिल झा जी भी अपनी जगह सही है कि उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो कैंडिडेट थे, जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे, वो ज्यादा संख्या में चुनाव जीत करके आए थे। लेकिन आपको पता है, ये पूरा चुनाव प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा पूरी तरीके से मैनेज हो सकता है और सरकारी जो मशीनरी है उसका दुरुपयोग होता है। फिर वही बात आ जाती है कि क्या ऐसे भाजपा ने किया है? नहीं, ऐसा केवल भाजपा ने नहीं, जितनी भी सरकारें होती हैं, जो भी सत्ता में होता है वो इस तरीके का काम करता है। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठेगी, इससे नहीं बच सकते। लेकिन अभी जो विधानसभा चुनाव रहेगा, आप ये मानकर नहीं चल सकते कि जो जिला अध्यक्षों के चुनाव में 67 सीटें या 68 सीटें लेके आ जाएगा, वो विधानसभा चुनाव में अपना मुख्यमंत्री बना लेगा। हमने कई प्रदेशों में ऐसा देखा जहां सांसद जो पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं, सारे सांसद जीत के भारतीय जनता पार्टी के आए, लेकिन वहां सरकार नहीं बना पाए। जैसे अगर दिल्ली का मैं आपको उदाहरण दूं, दिल्ली में सारे सांसद बीजेपी के, लेकिन सरकार वहां पे जो है वो केजरीवाल की है। तो ये चीजें मैटर नहीं करती। अभी 2022 का दंगल आपके सामने है, लेकिन इतना बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। जिस तरीके से हम टीवी डिबेट्स में बैठ करके बात करेंगे तो हमें और आपको ये कहना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टियों का सफाया कर दिया है, परचम लहराया है, और यही काम पार्टी और सरकार चाहती थी ताकि उनका एक माहौल बने। बिल्कुल, माहौल बनाए रखने का जो सवाल था वो शायद अब बन गया। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका भी, अनिल झा आपका भी, और किसी जैन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हम लोग बात कर रहे थे आज पंचायत में बीजेपी का परचम, जिसका चुनाव में गुंडों की बात हो रही थी कि गुंडे इस चुनाव में नहीं आएंगे, तो पूरा जौनपुर का चुनाव हाईजैक कर लिया। अपना दल जो कि बीजेपी के सहयोगी दल है, उसके प्रत्याशी को चुनाव जिस दिन वोटिंग है उसी दिन बैठा दिया धनंजय सिंह ने, और उनकी वाइफ जीत जाती है। जबकि बीजेपी से बागी प्रत्याशी नीलम सिंह 28 वोट पाती है। कई जगह सपा के वोटर जो होते हैं वोट नहीं डाल पाते। तो देखना होगा कि पंचायत चुनाव के बाद स्थिति क्या होती है। 2022 का जो सेमीफाइनल माना जा रहा है, 2022 में इसका कैसे फर्क पड़ता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। के न्यूज़ इंडिया के खास प्रोग्राम बात मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित काला, और बात मुलाकात में आज हमारे साथ यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता प्रकाश पीसी थपलियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, वेलकम। जिस तरीके से हम चुनावी मोड में जा रहे हैं सर, 2022 का इलेक्शन है, यूकेडी कहीं दिख नहीं रही है, आपको लगता है ऐसा है? देखिए, हम नहीं कह सकते कि यूकेडी नहीं दिख रही है। यूकेडी तो तब से दिख रही है जब से इस राज्य के लिए आंदोलन हुआ। आंदोलन की जो अवधारणा थी पर्वतीय राज्य की, उसका जन्मदाता खुद यूकेडी है। और यूकेडी के संघर्ष के बाद ये जो राज्य मिला है हमें, उस राज्य को संचालित करने की जो बात है उसमें हम थोड़ा पिछड़ गए हैं और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि ऐसी परिस्थिति क्यों आई? क्योंकि आप लोगों ने तो खुद हमारे उत्तराखंड राज्य के अलग राज्य के गठन में इतना योगदान दिया। यूकेडी का जो योगदान है वो सराहनीय है। चाहे हम बीजेपी कांग्रेस की बात करें, उससे अलग हट करके यूकेडी का अपना ऐतिहासिक इतिहास है। आपको लगता है कि इतनी ऐतिहासिक पहचान होने के बावजूद भी आज यूकेडी का एक भी विधायक नहीं? देखिए, दो चीज़ें हैं।
जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ 1994 में और 2000 तक यहाँ पे आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगभग नहीं था, केवल प्रिंटेड मीडिया था। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस समय होता तो शायद है कि हम बहुत बड़े नेता होते और जो आज सत्तासीन है ये कहीं दिखाई नहीं देते। लेकिन उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये आंदोलन फूटा उत्तराखंड की धरती पे तो ये एक जन आंदोलन का स्वरूप इसने ले लिया। और उस जन आंदोलन में कितने लोग घुसे, किन लोगों ने षड्यंत्र रचा, किसनों ने मुजफ्फरनगर कांड करवाया, किन्होंने हमें मतलब हमारे आगे कांटे बोए गए और उन कांटों को सहते हुए हमने ऐसा संघर्ष किया कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं को रखते हुए एक पृथक राज्य, पर्वतीय राज्य हमने लिया। इसमें भी उन्होंने हमारे साथ जो मजाक किया वो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो अब एक्ट है उसको बना के उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। हम कभी नहीं सोच सकते थे कि किस तरह से इन्होंने हमारी जो परिसंपत्तियां हैं उसको उत्तर प्रदेश के अधीन कर दी, किस तरह से इन्होंने एक लुंज पुंज राज्य और ऐसा राज्य बिना राजधानी का राज्य, अब बिना राजधानी का राज्य की संवैधानिकता पे सवालिया निशान लगते हैं। लेकिन फिर भी अगर जनता ने उनकी आवाज़ को सुना, उन पे विश्वास किया, उनको सत्ता में बिठाया, लेकिन आज 20 साल के बाद जो पछतावा जनता में है उसकी एहसास हम कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो यूकेडी के पास एक महत्वपूर्ण मुद्दा स्थायी राजधानी का है, गैरसैंण के विकास का है। अब बीजेपी कांग्रेस की बात करते तो सब अपना दावा करते हैं कि हमने तो वहाँ कैबिनेट करी, विधानसभा का सत्र करा, इतना बड़ा भवन बना दिया। आपको लगता है कि ये काफ़ी है 20 सालों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने हमारे मुद्दों को खिलौना बनाया। उन्होंने सबसे बड़ा खिलौना, देखिए कितने गंभीर लोग हैं ये, कि जो संविधान की मान्यताओं को अनदेखा करते हुए तुम राजधानी के बिना संचालित कर रहे हो राज्य, अस्थायी राजधानी करके तुम राज्य चला रहे हो। और उसमें भी लोग कहते हैं कि साहब अस्थायी राजधानी तो हरियाणा उनकी है, पंजाब की वहाँ पे रखी हुई है इन्होंने चंडीगढ़ में। लेकिन हमारे साथ जो प्रॉब्लम हुई कि गजट नोटिफिकेशन तक इन लोगों ने नहीं किया, जो एक संवैधानिक स्वरूप होता है किसी जगह को। आज पहली बार टीएसआर ने एक गजट नोटिफिकेशन करके समर कैपिटल घोषित की है गैरसैंण को, कानूनी तरीके से, और गैरसैंण को भी एक खिलौना ही बनाया इन लोगों ने, और अभी भी इनके हाथ का खिलौना है ये। जिस तरह से हमारे बहुत गंभीर मुद्दे रहे हैं, हम इस राज्य के प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। और आज पूरे जो लोग बाहर रह रहे हैं, प्रवासी रह रहे हैं, जिन लोगों ने अपने रोजी रोटी के लिए इस राज्य से पलायन किया है, उनकी नज़र और विश्वास केवल उत्तराखंड क्रांति दल पे है कि उनकी जमीन की, उनकी संपदाओं की, उनकी संस्कृति की, उनकी बोली की, उनकी भाषा का अगर कोई संरक्षक है तो केवल उत्तराखंड क्रांति दल है। आपने तो इतनी अच्छी बात बताई, लेकिन जब चुनाव में जाते हैं आप लोग तो वहाँ पर जनता सीधे नकार देती है। तो आपके एक भी पार्टी के कार्यकर्ता कोई वोट नहीं बटोर पा रहे हैं। आपको लगता है कि क्या ये एक राष्ट्रीय दलों से आप लोग नहीं लड़ पा रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है कि किसी भी राज्य में जो क्षेत्रीय पूंजीपति और क्षेत्रीय उद्योगपति होते हैं वो उस राज्य की क्षेत्रीय राजनीति को ताकत देते हैं। और जो मतलब ये कहिए कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास क्षेत्रीय पूंजीपति और क्षेत्रीय उद्योगपति नहीं है। जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना को खड़ा होते हुए देखा तो मराठा पूंजीपतियों ने, मराठा उद्योगपतियों ने शिवसेना को खड़ा किया और नारा दिया, बजाओ तुंगी भगाओ लुंगी। देखिए, इस नारे के साथ जन्मी शिवसेना आज सत्तासीन है ऐसे महाराष्ट्र की, जो इस देश का से काम कर रही है। आप ये अपील करना चाहेंगे कि न्यूज़ इंडिया के माध्यम से कि लोग जो भी उत्तराखंड के निवासी हैं, जो उत्तराखंड का विकास करना चाहते हैं, वो यूकेडी को योगदान दें? बिल्कुल, मैं इसके लिए बाकायदा 1 जुलाई से मैंने तमाम जो लोग बटे हुए शक्तियां हैं उत्तराखंड को, और जो प्रबुद्ध जनता है जो ये चाहती है कि तीसरा विकल्प, क्षेत्रीय विकल्प यहाँ पे खड़ा हो, उनको आमंत्रित किया हुआ है यहाँ पे देहरादून में। और एक बड़ी सभा
वो 1 जुलाई से हम शुरू करने जा रहे हैं। सभी दलों को मैंने आमंत्रित किया है और सभी लोग खुश हैं कि वो हमारे बुलाए पे आए। और इसमें हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने, जो हमारे मतलब विशेष अधिकार समिति के सदस्य हैं, माननीय दिवाकर भट्ट जी, जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और आज वहाँ पे हमारी एक महत्वपूर्ण बैठक भी हो रही है। उन्होंने बाकायदा हमें ऑथराइज किया लेटर्स के माध्यम से। और उसके बाद एक बैठक हमने यहाँ पे अभी हाल में उत्तराखंड क्रांति दल की युवाओं की, जहाँ पे युवाओं की भावनाओं को समझते हुए हम इस कार्यक्रम को, जो सभी लोगों को आगे एक साथ एक मंच में लाने का जो हमारा प्रयास है, इसकी शुरुआत हम 1 जुलाई से कर रहे हैं। तो फिलहाल जी, जब हम आपके इतिहास को देखते हैं यूकेडी को, तो काफ़ी चीज़ें राज्य आंदोलन में आप लोगों ने योगदान किया है, लेकिन जैसे जैसे करके आपको अगर 1 से 2 जो विधायक जिताते हैं, तो फिर वो विधायक फिर जैसे ही जीतते हैं फिर वो अपना या तो निर्दलीय चुनाव लड़ जाते हैं या किसी और उसमें चल जाते हैं। आपको लगता है कि यूकेडी, मतलब इसका कारण क्या है कि यूकेडी का साथ कोई, जब एक सत्ता मिल जा रही है तो यूकेडी का साथ कोई देना नहीं चाहता? नहीं, देखो जब हमारे लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मदद करें सत्ता में रहने का, तो उस समय वो लोग, अगर हम ये बोलते कि हम मदद नहीं करने जा रहे और चुनाव हो जाते दोबारा से, तो लोग फिर हमें कोसते कि देखो इतने गरीब राज्य में दोबारा चुनाव थोप रहे हैं। इसलिए हमने मतलब उन लोगों, यूकेडी में रह करके भी तो अपना सहयोग दे सकते थे। हम यूकेडी में रहते हुए सहयोग दिया हमने, मतलब हमारे कुछ नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तो वो इसलिए हुए थे कि इस राज्य का भू कानून, आपने देखा होगा कि भू कानून बनाने के उसमें कि साहब हमारे लिए आप मदद करो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा, आज की तारीख में भी उसका यहाँ भी शासन है, दिल्ली में भी शासन है, उत्तर प्रदेश में भी शासन है। और इस समय हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे हमारी बहुत आशाएं थी कि हमारे 3 जगह अपने लोग हैं और उन लोगों से हमारी आशाएं थी कि हमें हमारी परिसंपत्तियां लौटा दो जो यूपी ने कब्जा रखी हैं, और हमारा जो डिस्प्यूट, देखो सिंचाई का पूरा तंत्र हरिद्वार में उनके कब्जे में है, हमारा टिहरी डैम उनके कब्जे में है, हमारे जो संसाधन, कई संसाधन ऐसे हैं जो आज उत्तर प्रदेश के अधीन हैं, और उसको भी योगी जी या TSR जी बैठे भी थे, लेकिन वो इसका हल नहीं निकाल पाए, क्योंकि अब इसका हल केवल संसद से ही होगा, क्योंकि ये एक्ट बन चुका है। यूकेडी का 2022 में आप भविष्य क्या देख रहे हैं? क्या माहौल यूकेडी के हिसाब से है? देखिए, यूकेडी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जिन कारणों के कारण यूकेडी आगे नहीं बढ़ पाई, उनका हम शीघ्र हल कर रहे हैं, और युवा बहुत ही आक्रोशित है और वो चाहता है कि ऐसी वाइब्रेंट लीडरशिप उत्तराखंड क्रांति दल में आए जो इस राज्य को ऐसा दृष्टि दे सके कि वे उसको प्रगति के पथ पर ले जाए, और एक ऐसा राज्य का निर्माण हो जिसके संसाधन उत्तराखंड के युवाओं के हाथ में जाएं। जल, जमीन और जंगल के हम मालिक हैं। अकूत प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद भी अगर आज हमारा युवा चौराहे पे खड़ा है, बेरोजगार खड़ा है, निराश खड़ा हुआ है, तो उसके कारण है कि क्षेत्रीय ताकत का उत्तराखंड में कमजोर होना, और उस कमजोरी को दूर करते हुए हम एक सशक्त नेतृत्व प्रदान करते हुए एक ऐसा विकल्प, तीसरा विकल्प इस उत्तराखंड की धरती पे देंगे जो जनता के जन अनुसार ही यहाँ पे कार्य करेगा। ये मुख्यमंत्री जी विधानसभा के सदस्य नहीं है, सांसद को मुख्यमंत्री बना दिया। अब ऐसी परिस्थिति आ रही कि उपचुनाव कराएं ना कराएं, इस परिस्थिति को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि एक उत्तराखंड राज्य में एक संवैधानिक संकट हमने खड़ा कर दिया? संवैधानिक संकट इन लोगों ने, क्योंकि आज हम पहाड़ के लोग ज़्यादातर हिंदू हो गए, हम पहाड़ी नहीं रहे, हम हिंदुत्व की चिंताओं में डूबे हुए हैं, इसलिए हमें कुछ भी संवैधानिक नजर ही नहीं आ रहा। आप ये देखिए कि इन लोगों में आज जो इन्होंने मुख्यमंत्री दिया है वो इतना लोकप्रिय नहीं है कि वो सल्ट से जीत पाता, वो इतना लोकप्रिय नहीं है कि वो गंगोत्री से जीत पाए। ये उन्होंने अपने सर्वे किया है। अब उनके लिए जो सीटें लोकप्रिय, जो उनकी चौबट खाल की सीट, जो उसको अपना परंपरागत सीट मानते हैं, उस सीट में महाराज विराजमान है।
अब महाराज भले इतने बड़े कद का व्यक्तित्व नेता कैसे सीट छोड़ दे। उसके बाद दूसरा आता है उनके लिए यमकेश्वर सीट में जनरल उनके गुरुजी की बेटी है, और उस बेटी को कैसे बोलें कि तुम निकल जाओ। तो इस तरह से जो सीटें उनकी पौड़ी में सुरक्षित हैं, बाकी जगह असुरक्षित हैं। और ये चीज़ बल्कि जो सीनियर लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, वो चाह रही है कि ये आदमी एमएलए बने, ये यहीं रहे, लेकिन वो मजबूर से क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने एक नया सांसद यहाँ से देना था। आपको मालूम है कि शौर्य डोभाल जी की पूरी नज़र, पूरी तैयारी उन्हीं के कारण ये बनाया गया कि हम पौड़ी संसदीय क्षेत्र में किस तरह से शौर्य को विराजमान दें। मेरे को बहुत कठिन लग रहा है, नहीं हो पाएगा उनका ये सपना पूरा, क्योंकि उनके लिए अगर मुख्यमंत्री किसी भी विधानसभा से हारता हुआ दिखेगा तो उससे बड़ा फिर तो 2022 गया उनके हाथ से। इसलिए वो फूक के आगे चल रहे हैं और उन्होंने एक नया सकुपा छोड़ा है इस समय। सारे समस्याओं को नज़रअंदाज करने के लिए, जो बेरोजगारी की समस्या, जो भूख की समस्या, जो भ्रष्टाचार की समस्या, देखिए आप हरिद्वार में कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया नकली टेस्टिंग के माध्यम से। तो इन तमाम चीज़ों को ढक्कन देने के लिए इन्होंने भू कानून जो आज जगह जगह भू कानून लाओ, उत्तराखंड मांगे भू कानून, ये जो पैदा किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा पैदा किया गया है। और इसको हमारे मतलब लोगों के द्वारा उसको गेंद को खिलवाते हुए और ठीक चुनाव से पहले ये इसको भू कानून, यहाँ पे टीएसआर का भू कानून खत्म करेंगे और तीरथ से भू कानून लागू करवाएंगे, जबकि पूरी जमीन बिक चुकी है। कार्यक्रम के अंतिम क्षण में है, आपसे एक दो सवाल और करेंगे। आपका किस विधानसभा में आप खबर है कि आप कैंटी से लड़ना चाह रहे हैं? आपको लगता है कि 2022 में आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मेरे को पार्टी ने जो भी जगह उचित समझेगी, लेकिन अभी तक जो मेरा नेतृत्व रहा है उसने बोला है कि तुम कैंट से तैयारी करो, क्योंकि कैंट एक ऐसी सीट है कि बहुत मतलब वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी का नेता, लगभग 9 बार का विधायक इस विधानसभा से चल रहा है। और इस विधानसभा का जो विकास है वो बदहाली में चल रहा है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस विधायक का बेटा, मतलब ये जो अभी वजीफा कांड हुआ उसमें फंसते हुए परिवार दिख रहा है छात्रवृत्ति घोटाले में। और छात्रवृत्ति घोटाले में आप ये देखिए कि अगर मैंने कोई चोरी की है और उसके बाद मैं बोलूँ साहब मैं चोरी का सामान वापस करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, तो ये संविधान कभी अलाउ नहीं करता। और इसकी आवाज़ को मैं एक मुख्य मुद्दा बनाते हुए मैं यहाँ से ताल ठोक सकता हूँ, अगर मेरा पार्टी, मेरा नेतृत्व अगर चाहे जिम्मेदारी। तो ये थे हमारे साथ पीसी थपलियाल जी, जो यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता हैं। इसके अलावा आप लगातार समाज सेवा करते हैं, कई सारे जन मुद्दों को लेकर के आप अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो कुल मिलाकर के आज हमने उनसे जानने और समझने की कोशिश करी कि आखिर यूकेडी की किस तरीके की तैयारी है। इसके अलावा जो उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री के जो उपचुनाव को लेकर के जो चर्चाएँ चल रही हैं उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपने सहयोगी गौरव पंत के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बात मुलाकात के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक विनोद चमोली जी, जिनसे आज हम खास बातचीत करेंगे और आगामी रणनीति को लेकर जानेंगे, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसको लेकर सरकार की ओर से क्या कुछ तैयारियां हैं और जिस तरह से तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है उसको लेकर भी आज हम बातचीत करेंगे। तो सीधे चलते हैं विधायक जी के पास और उनसे बातचीत करेंगे। विधायक जी, सबसे पहले तो के न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, हाल ही में चिंतन शिविर लगाया गया बीजेपी की सरकार की ओर से 27, 28 और 29 में। इस चिंतन शिविर के दौरान
किन किन विषयों पर मंथन हुआ, और 2022 की अगर हम बात करते हैं तो क्या सरकार की रणनीति रहने वाली है, विपक्ष के खिलाफ किस तरह से सरकार अपनी रणनीति बना रही है, तीसरी लहर को लेकर अगर हम बात करें तो उसके खिलाफ क्या सरकार की तैयारियां हैं। देखिए, पहले तो मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं कि चिंतन शिविर संगठन की ओर से था, सरकार की ओर से नहीं था, क्योंकि चुनाव सरकार नहीं लड़ती है, हमारे यहाँ संगठन चुनाव लड़ता है और उसमें सभी लोगों ने बैठकर आगे का जो रोड मैप है कि आखिर जो बाकी का समय हमारे पास बचा हुआ है चुनाव से पहले का, इस पर काम को कैसे तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और साथ में चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाए, कैसे करके चुनाव को जीता जा सके। तो इसके लिए हम लोगों ने बैठ के चर्चा वार्ता हुई है और उसी पर काम हो भी रहा है। आपने देखा होगा अखबारों के माध्यम से भी कुछ बड़े नेताओं की जनसभाएं भी तय हो रही हैं और लगातार एक्सरसाइज चल रही है। विधायक जी, तीसरी लहर के लिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो लगातार, क्योंकि हमने जिस तरह से देखा कोरोना की दूसरी लहर के चलते जिस तरह से त्राहिमाम चारों ओर मची रही, तीसरी लहर में जिस तरह से डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करी जा रही है और काफ़ी घातक बताई जा रही है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं अभी? देखिए, जो दूसरी लहर आई थी, आप सबने भी महसूस किया होगा कि उसके लिए देश उत्तर तैयार नहीं था, जिसके कारण लगभग कमोवेश सभी राज्यों में ये दिक्कतें आई और हमारे यहाँ भी दिक्कत आई, लेकिन बहुत कम समय में इस सबको नियंत्रित कर दिया गया। आज परिस्थितियाँ ठीक हुई हैं पहले से। लेकिन तीसरी लहर के बारे में क्योंकि पहले से ही काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, तो हम लोगों को उस तरह की तैयारियां भी हैं। तो मैं समझता हूँ अगर तीसरी लहर आती भी है, पहले तो अवॉइड की जाएगी कि ना आए, उसके लिए हम लोग प्रयास करें और उसके लिए ये आवश्यक है कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, जो तय हैं, सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस आ रही हैं, WHO द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं, उसको हम फॉलो करेंगे तो उसका प्रभाव कम रहेगा। लेकिन यदि आता भी है तो क्योंकि पहले से हम लोगों की सतर्कता है, तो निश्चित तौर पर कम से कम प्रभाव उसका पड़ने दिया जाएगा और लोगों को बचाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे बच्चों का मामला आ रहा है, तो हम लोगों की लगातार तैयारियां चल रही हैं कि कुछ पेडियाट्रिक कोविड सेंटर्स हम लोग लगातार तैयार कर रहे हैं। तो ये सब चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि तीसरी लहर आसानी से नियंत्रित की जा सकेगी, ऐसा मुझे मानना है। विधायक जी, यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, आज कई विषयों पर हाई कोर्ट को फ्रंट फुट पे आना पड़ रहा है, चाहे वो हम कोरोना की दूसरी लहर की बात करें, चाहे महाकुंभ की बात करें या फिर चारधाम यात्रा को लेकर बात करें। आज हर तरह से कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इसके चलते फटकार लगानी पड़ी। चारधाम यात्रा के दौरान 177 पन्नों का शपथ पत्र भी पेश किया गया, बावजूद इसके कहीं ना कहीं हाई कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया। क्या कारण है अब जो सरकार सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने जाए? देखिए, यहाँ पर हाई कोर्ट का हस्तक्षेप काफ़ी ज़्यादा है और ये कोई हमारी सरकार से नहीं है, कि जब से राज्य गठित हुआ है, क्योंकि इस प्रदेश का लिटरेसी रेट बहुत ऊपर है और बहुत जागरूक नागरिक इस प्रदेश के अंदर हैं। अगर थोड़ी भी कोई बात उनको लगती है कि सरकार में किसी निर्णय में देरी हो रही है या कंसिडरेशन में कहीं कोई ढिलाई हो रही है, कमी रह रही है, तो आदमी सीधे हाई कोर्ट का रुख कर देता है। और जब कोर्ट के सामने कोई विषय आते हैं तो कोर्ट निश्चित तौर पर कोई वर्डिक्ट तो देगा ही। तो इसलिए आपको लगता है कि हाई कोर्ट लगातार निर्देश देता रहता है, लेकिन यहाँ का नागरिक काफ़ी जागरूक है, इसलिए वो लगातार हाई कोर्ट का रुख करता है, हाई कोर्ट को निर्देश देने पड़ते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही है। देखो, हाई कोर्ट को निर्देश देने में उतना समय नहीं लगता है, लेकिन सरकार को काम को धरातल पर उतारना है तो सरकार को समय ज़्यादा लगता है। जैसे आपके चारधाम यात्रा का प्रश्न है, चारधाम यात्रा जहां हमको कोविड का संक्रमण रोकना है, वहाँ दूसरी तरफ लोगों की रोजी रोटी की भी चिंता करनी है। तो इन दोनों में सामंजस्य बिठाते हुए कैसे चारधाम यात्रा चलाई जा सकती है, सरकार लगातार उस पर मंथन कर रही थी। इस बीच में निर्णय आ गया, निर्णय आया तो स्वाभाविक तौर पर कोई हाईकोर्ट का निर्णय है तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला रहता है कि सरकार को इस पर विचार करने दें, क्योंकि सिर्फ हाईकोर्ट के निर्देश ही पर्याप्त हैं, ये स्टेट के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्टेट को बाकी की चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो उसके ऊपर मंथन चल रहा है और कोई चीज़ कॉन्क्रीट निकल कर आ जाए तब तक के लिए समय चाहिए। तो समय तभी संभव हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन करे, तब पर्याप्त समय सरकार को दे, सरकार पूरी व्यवस्था चाक चौबंद कर सके। विपक्ष की बात करें अब कांग्रेस की, तो कांग्रेस लगातार जिस तरह से राज्य सरकार पर हमलावर होती नजर आ रही है इस समय भी, और 2022 के चुनाव की बात करें तो लगातार कांग्रेस कह रही है कि भाजपा की विदाई अब निश्चित है। देखिए, कांग्रेस में नेतृत्व का संकट है और
ले दे के हरीश रावत जी उनके पास एक वैसे व्यक्ति हैं जो संभवतः इसमें भूमिका निभा रहे होंगे, लेकिन उनकी एक्सेप्टेंस उतनी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा जब से वो हटे हैं तो लगातार संगठन के कार्यक्रमों से इतर पैरेलल कार्यक्रम करके अपने को जिंदा रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं संगठन उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं रहा है, क्योंकि संगठन यंग है। अगर कांग्रेस की दृष्टि से आज आप अगर बात करेंगे, वो पुराने बुजुर्गों वाली कांग्रेस से हटकर अब यंग कांग्रेस आ गई है। अब यंग कांग्रेस बुजुर्ग चेहरे पर खड़े होने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि पिछले 4.5 साल से हरीश रावत जी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस के अंदर। आज भी वो परिस्थितियाँ खड़ी हैं। आज देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर कितनी खींचतान हो रही है वहाँ पर। तो कांग्रेस में अपने आप में एक तो नेतृत्व का संकट खड़ा है, सबसे पहली बात। दूसरा, कांग्रेस में संगठनात्मक कमजोरियां हैं। कांग्रेस का संगठन आज तारीख में उतना मजबूत संगठन नहीं है। आधा कांग्रेस तो बीजेपी में शिफ्ट हो गई, लीडरशिप सारी बीजेपी में आ गई, तो कांग्रेस में बचा क्या है? अब तो एक सेकंड लाइन लीडरशिप डेवलप करने की उनकी कोशिश हो रही है। आजकल आप पढ़ रहे होंगे कि भाई ब्राह्मण चेहरा चाहिए, कौन सा चेहरा है, और चेहरा ही नहीं है। वो ढूंढे फिरे, उनको नेता प्रतिपक्ष का चेहरा नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष को नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात की जा रही है। तो आप कल्पना कर सकते हो कांग्रेस कहाँ खड़ी। अखबारों में स्टेटमेंट आ जाने से और अखबारों में भाई अब तो चुनाव नज़दीक आ रहा है, अखबारों ने भी कुछ ना कुछ छापना है, तो निश्चित तौर पर उनसे भी पूछ रहे होंगे और वो बोल भी रहे होंगे। उनको भी कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलना है, क्योंकि उनको चुनाव में जाना है। लेकिन जो धरातल की सच्चाई ये है कि कांग्रेस आज की तारीख में संगठनात्मक दृष्टि से कमज़ोर है। कांग्रेस पास नेतृत्व नहीं है, और जो नेतृत्व कांग्रेस अगर आगे लाएगी हरीश रावत जी को, तो उनके प्रति एक्सेप्टेंस नहीं है। तो कांग्रेस स्वयं में खतरे में है, तो प्रदेश को कहाँ से नेतृत्व दे पाएगी, ये सोचने का विषय होना चाहिए। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। तो 2022 में अब बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी भी है, 70 सीटों पर लड़ने का दावा भी कर चुकी है। साथ ही साथ ये भी दावा किया है कि आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है वो सीधा सीधा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। सरकार किस तरह से देखती है? देखो, उनको यही कहना चाहिए, क्योंकि उनका टारगेट कांग्रेस है। अगर आप दिल्ली की बात करें, क्योंकि दिल्ली के मॉडल को लेकर चल रहे हैं और तो उनके पास दूसरा कुछ है नहीं, बाकी जहाँ गए वहाँ पिटे हैं। तो दिल्ली में उन्होंने जो वोट बैंक खाया वो विपक्ष का वोट बैंक खाया, बीजेपी के इतर वोट बैंक खाया है। तो यहाँ पर भी वो कांग्रेस उनका टारगेट है, इसलिए कांग्रेस को बीच से हटाना चाहते हैं, सीधे सामने आना चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी बीजेपी की समस्या नहीं है, अभी तो शुरू ही नहीं हुई है, वो कांग्रेस की समस्या है। लिहाजा उस पर हमारी बात करने कोई औचित्य है नहीं। आज पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहीं ना कहीं ये बात भी कही है, जिस तरह से अब उपचुनाव की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को खुली चुनौती दी है आम आदमी पार्टी ने, कि गंगोत्री से चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दी गई है, क्योंकि उनकी ओर से रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल वहाँ से लड़ रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? खुली चुनौती दी गई है, और साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं गंगोत्री से चुनाव लड़ने की। नहीं, अभी गंगोत्री का चुनाव डिक्लेयर कहाँ हुआ है? और निश्चित तौर पर जब चुनाव होगा तो भाजपा चुनाव तो लड़ेगी ना। वो तीरथ सिंह रावत लड़े या कोई और कैंडिडेट लड़े, भाजपा चुनाव लड़ेगी। तो उसमें चुनौती जैसा विषय कहाँ से सामने आ गया? और रही आम आदमी पार्टी, तो पहले वो पैर खड़ी हो जाए, पैर जमा ले, फिर बात करे। अब सिर्फ बयानों के आधार पर आप सोचते हैं आप चुनाव जीत जाएंगे, तो ये नहीं होता है। जब समय आएगा फिर देखा जाएगा। आखिरी सवाल विधायक जी, हाल ही में चिंतन शिविर के बाद मुख्यमंत्री को हाईकमान द्वारा तलब किया जाता है, तमाम कार्यक्रम स्थगित करके मुख्यमंत्री दिल्ली पहुँचते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हो चुकी है। क्या इस पर मंथन हुआ होगा? क्या कुछ रहा होगा? किस विचार विमर्श किया गया होगा? देखो, इसको तलब करना नहीं कहते हैं। मुख्यमंत्री हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, आज तो सांसद भी हैं। तमाम विषय ऐसे होते हैं प्रदेश से संबंधित जो चर्चा करनी पड़ती है। अगर केंद्र भी कोई उसके संज्ञान में कोई विषय आया है और वो प्रदेश में कुछ बेहतर अगर करना चाहते हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री से तो चर्चा करेंगे ना, और चर्चा के लिए बुलाएंगे। तो निश्चित तौर पर उनको बुलाया गया होगा, कुछ विषयों पर चर्चा हो रही होगी, उसमें तलब करने जैसे क्या बात है? आते जाते रहते हैं, तो हमारा काम है। के न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी विधायक विनोद चमोली जी, जिन्होंने के न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। देश के 6 प्रमुख शहरों में शुरू किए लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आज समीक्षा करेंगे पीएम मोदी। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने राजभवन जाकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंपा इस्तीफा। बता दें कि इससे पहले तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार देर रात राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद कहा कि उपचुनाव को लेकर संवैधानिक कारणों के चलते उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति भी आभार जताया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 3 महीने और 23 दिन के अपने कार्यकाल में नेतृत्व क्षमता साबित नहीं कर पाए, यही उन पर भारी पड़ गया। हालांकि उनके मुख्यमंत्री पद से हटने के पीछे संवैधानिक कारणों का प्रमुख रूप से उल्लेख किया गया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर की डिक्शनरी से निकला नया शब्द पोगो नो प्रॉफिट ट्विटर पर छिड़ गई बहस। यह पहली बार नहीं है जब थरूर ने अंग्रेजी का अपचलित शब्द इस्तेमाल किया है। बिहार की राजनीति में आजकल राम नाम की लूट मची। हर दल चाहता है कि रामविलास पासवान के कोर वोटर उसके साथ आए। ऐसा संभव हुआ है। पासवान की ड्रानाई पार्टी लोजपा में अंदरूनी कलह की वजह लोजपा 2 गुटों में बंट गई। राजद नेता बनाएंगे